हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज के क्लास में हम लोग मैथ का पार्ट जो है 11 करने वाला। और उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, हमें हिंदी में क्वेश्चन देके डरना मत। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। और हिंदी में मैं क्यों दे रहा था बैक टू बैक, इसका रीज़न मैंने आपको नहीं बताया। देखो, रिसेंटली मेरा पीसी लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से मैं टाइपिंग नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे इधर उधर के प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन इकट्ठा किया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैंने आपसे करा रहा था। ठीक है, बट राइट नाउ मेरी जो है लैपटॉप ठीक हो गई है, तो मैं इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है मैंने इंग्लिश में टाइपिंग भी कर लिया। और हाँ, ऐसे जैसे ही नेक्स्ट पार्ट से मिलता है मैं कंटिन्यू करता हूँ और आपको सारे रीजनिंग मैथ सब कुछ इंग्लिश में ही और हिंदी दोनों मिलेगा। ठीक है, और समझ चुके हो अब तक क्या प्रॉब्लम थी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम से कैंडिडेट्स हैं जिनको हिंदी नहीं आता है, टेंशन मत लेना। एग्जाम से पहले मैंने जितना भी दिन बचा है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में भी नेक्स्ट पार्ट से कराऊंगा, चाहे रीजनिंग हो मैथ हो जो भी हो, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। इस पार्ट को बस हिंदी वाले देखो और इंग्लिश वाले छोड़ दो, स्किप करो। नेक्स्ट पार्ट का आप लोग वेट करो या फिर पिछले वीडियो से रिवीजन कर लो। और हाँ, जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है एयरफोर्स XY एग्जाम में इस बार 2020 में, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। नहीं देखा तो ऊपर में जो आई बटन है वहाँ से जाके देख लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख लो। ओके, देखो अभी जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7251 को 66 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला भागफल क्या है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इससे आसान क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि बस इसको सिंपली क्या करना है, 66 को 7251 से भाग देना है और भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो आंसर कर देना है। तो इतना तो आप कर सकते हो ना, 66 से 7251 को डिवाइड दो। ठीक है ना, तो अब डिवाइड देने का काम किसका, या मैं भी करके दिखाऊं क्या? ये छोटा मोटा चीज़ है, बट आप वो करो, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। जब आप करोगे तो वीडियो को रोक के करो, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, आप मैच करा लेना। तो आपका 109 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 8 या फिर जो भी है 109 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर 109 ही करेंगे। ठीक है ना, तो राइट आंसर 109 ही है। अब ऐसा नहीं कि पॉइंट 8 आ गया तो 110 देना। ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्स में नहीं पूछ रहा आपको, सिंपली 109 जो आएगा तो पॉइंट से पहले वाला आंसर कर देना है। अभी देखो आगे क्या है, आसिफ जो है बसीर से दुगना अच्छा कर्मकार है, मतलब अच्छा काम करता है, दुगना काम करता है। आसिफ जो है बसीर से दुगना काम करता है। ठीक है, और दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है आसिफ अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर हम रेशियो में निकाल लें, ये आसिफ है और ये कौन है, बसीर है, इन दोनों का रेशियो क्या है काम का, 2:1 है। ठीक है ना, तो ठीक है, वो दोनों मिलके कितना दिन में काम करते हैं, 30 डेज में। ठीक है ना, तो हम लोग डेज को क्या लिखते हैं, 1/30। पूछ किसका रहा है, आसिफ अकेले कितने दिन में उस काम को करेगा। तो आसिफ का रेशियो क्या है, 2, तो 2 बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये 2 को हम लोग क्या करेंगे, फिर 30 से कटाएंगे तो 15, और ये क्या हो गया 1/15 इंटू 3 क्या होता है 45। तो हम लोग क्या करेंगे 1/45 नहीं, इसको उल्टा कर देना, बिकॉज हमने 30 दिन को 30 डेज को 1/30 किया था, तो 1/45 को क्या लिखेंगे 45 डेज। तो आसिफ उस काम को 45 डेज में कर लेगा। फाइनली आंसर बी हो जाएगा। यही अगर हम लोग आसिफ का ना पूछ के बासीर का पूछता तो इनका रेशियो तो 2:1 का था, ये आसिफ का था और ये बासीर का था। तो क्या करते 1/30 इंटू 1/3 करते, तो वो अकेले इस काम को भाई 90 डेज में करता। क्यों करता? क्योंकि आसिफ जो है बासीर से दुगना अच्छा काम करने में। अगर आसिफ किसी काम को 1 दिन में कर देता तो बासीर 2 दिन लगा देगा। तो वैसे ही आसिफ जब 45 डेज में कर रहा है तो बासीर उसका दोगुना काम कर देगा, दुगना दिन में लगाएगा, मतलब 45 इंटू 2। मैंने बस चेक करने के लिए इतना बताया, बाकी आपका आंसर 45 ही था। ठीक है, आगे बनाने का सॉल्व कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट आपको तसल्ली हो जाए कि इसको चेक भी कैसे करते हैं, इसलिए मैंने इतना घुमा फिरा के बता दिया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल जो है क्या होगा। ठीक है, यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। ये क्या है, आयत, रेक्टेंगल। इसका विकर्ण मतलब डायगोनल जो होता है बीच में, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, इसका वैल्यू है हमारे पास 25 इस डायगोनल का। ठीक है, और एक भुजा कोई भी, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। ठीक है, 24 है, मान लो 24 है। ठीक है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ। अगर ऊपर वाला 24 है, देखो एक आयत जो होता है इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। अगर ये 24 है तो ये भी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। भले डायगोनल क्या है 25 है हमारा। ठीक है, तो ये जितना वैल्यू का इसका भी उतना ही हुआ। तो हमने देखो जब ये एक ट्रायंगल बन गया ना ये वाला, ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, हमें ये वाला पार्ट निकालना है, या फिर इस ट्रायंगल में हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, ये एक जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो मान लो इसका हमें वैल्यू नहीं पता है, इसका 25 है या इसका 24 है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट जो हमारा होता है ना ये 24 हाइपोटेन्यूज में माइनस क्या होता है बेस,
तो 24 माइनस 24, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कर देंगे तो आयत की जो है तीसरी भुजा का मतलब दूसरी भुजा का वैल्यू में मिल जाएगा, ठीक है ना। एक तो डायगोनल है 25 और ये क्या हमारा एक भुजा है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है ये बताओ। 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है ना। 625 अंडर रूट के अंदर आएगा और माइनस क्या हो जाएगा 576, 576। जब आप इसको माइनस करते हो तो क्या होता है 49, 49 होता है। रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 7। मतलब ये इसका अगर वैल्यू 25 था, इसका 24 है, तो ये भी 24 होगा। तो ये 7 आया तो ये भी क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है इसका ये निकालो, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है, ये दोनों एक एक भुजा की L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो L क्या हमारे पास, लंबाई है 24 और चौड़ाई है 7, तो 24 इंटू 7, ठीक है। जब इतना आप करोगे मल्टीप्लाई तो 168। सिंपल सा बस फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं पूछेगा, इजी सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अभी देखो, या फिर कभी कभी मेंसुरेशन का सिंपल एक फार्मूला पूछ देता है, इसका बताओ एरिया का फार्मूला क्या है, कुछ भी पूछ देगा, ठीक है ना। इसका वक्र पृष्ठ पर क्या है, ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो यही सब पूछ देगा। अभी देखो, एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। यदि उसका क्रय मूल्य मतलब CP 1600 रुपये है तो बिक्री मूल्य क्या होगा। गाइस देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था, उसने 1600 रुपये में खरीदा, ठीक है ना। एक मिनट, 1600 रुपये में, मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा। उसने खरीदा कितने में, 1600 रुपये में, ठीक है ना। उस पर उसने कितना दाम बढ़ाया, 60%, मतलब 160/100, ठीक है, यही होगा ना। फिर उसको मल्टीप्लाई करो आगे, उस पर छूट देता है 25% का, मतलब 25% का छूट देगा तो कितने बेचेगा, 75% में बेचेगा। 100 माइनस 25 तो 75/100। अब इसको पूरा पूरा सॉल्व करा दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 या 75, 25 × 100, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो मैं आप इसको सॉल्व करने के लिए पूरा स्पेस में ले लूँ तो यहाँ पे सॉल्व आसानी से हो जाएगा। 1600 का था वो चीज़, ठीक है ना, 1600 का वो चीज़ था, उस पर पहले 60% बढ़ा दिया गया, फिर 25% का छूट दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 को 3 बार में कटाओ और ये 4 बार में कट जाएगा। 1 0 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। 16 कट गया 4 बार में, तो क्या बचा हमारे पास 160 × 4 × 3। जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका वैल्यू आता है 1920, ठीक है। तो अब देखना है ज़रा हमें कि 1920 जो है वो कहीं पर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो 1920 जो है आपका किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो करना क्या था कि आपको मेरे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वीडियो को रोक के अब खुद से सॉल्व करो, नहीं समझ में आता तब जाके मेरा देखो, ठीक है ना, सोल्यूशन। अब ऐसा मत करो कि क्वेश्चन मैं पढ़े जा रहा हूँ और आप क्या करो कि आप सोल्यूशन देखते जाओ, तो टाइम पास है वो। बोल रहा है 55, 100 और 65 और 116 संख्या में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में हो। ये निरंतर अनुपात क्या कहलाता है। देखो आपके एग्ज़ाम में जब मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है ना, 17-18 में, तो उस टाइम ये पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। अब डेटा कुछ और भले हो, बट याद नहीं है डेटा क्या था, बट इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों पूछा गया था, क्योंकि उसी टाइम मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और उस पर रिव्यू भी कराया था कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। बात समझ में आ गया आपको। और फिर मैंने रिज़ल्ट भी दिखाया कि देखो मेरा रिज़ल्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जब भी निरंतर ये हो जाए, परिणामी संख्या निरंतर अनुपात में हो, तो इसका मतलब है देखो 55/100 = 65/1116, इन दोनों का जो है रेशियो होता है सेम होना चाहिए। क्यों, कब, इसमें हम कोई संख्या, इसमें भी कुछ जोड़ना है, इसमें भी कुछ जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें भी कुछ जोड़ेंगे तब, और एक ही वैल्यू जोड़ेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पता है क्या करते हैं हम लोग, ये वैल्यू आप लोग लिख लो 75, 100, 65, 116 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो वैसे क्वेश्चन में हम लोग को करना कुछ भी नहीं है। 55 है तो 55 में x जोड़ो, ठीक है, बटा में क्या है 100, 100 + x करो = 65 + x करो। क्यों करो भाई, क्योंकि हमें पता नहीं है, और 116 प्लस में x करो। अब आपके पास दो चीज़ें होती हैं क्या, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और बहुत लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करो, x का जो वैल्यू आएगा आप निकाल लो। और आपको पता है कि अगर इतना बड़ा बड़ा वैल्यू दे दिया 55, 65, 1116, तो मल्टीप्लाई करने में कितना दिन रात लग जाएगा, ठीक है। बट हमें ये देखना है यहाँ पे, देखो क्या कि उतना लॉन्ग मेथड से नहीं जाना है। क्या करना है, अब हमें देखना है ये कि हमारे पास वैल्यू है 20 है, 10 है, 15 है, 5 है, तो हम क्यों ना हम ऑप्शंस रख लें।
जैसे 55 प्लस में अगर हम 20 करते हैं और नीचे 100 प्लस 20 करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये बताओ। ये 20 था, 75 बटा में क्या हो जाएगा भाई, जोड़ेंगे तो हम 120 हो जाएगा, ठीक है ना, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या था हमारे पास, 65 प्लस में 20 करो, एक्स का वैल्यू हम रख देंगे पहले, मान लो 20 रख के देखेंगे, फिर 10 रख के देखेंगे, किस पे हमारा वैल्यू क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। फिर 116 में 20 जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा गाइस, ये देखना लिखना। तो 116 में जब आप 20 जोड़ते हो तो क्या होता है, 85 होता है। 65 में जब 20 जोड़ते हो तो 85 होता है, और 116 में जब 20 जोड़ते हो तो क्या होता है, 136 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अच्छा इसको कटा के देखो, 75 बटा में 120 आया इसका वैल्यू, हम इसको अलग लिखेंगे 85 बटा में 136, तो मतलब 75 बटा में क्या हो गया था हमारे पास 125, ठीक है ना। अब ये हमारे पास देखो 85 बटा में 136, अब ये हमें देखना है, ये हमें मिला 20-20 जोड़ने पे, ठीक है ना। अब इसको अगर हम कटाते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आता है 5/8, इसको भी कटाओ तो 5/8, ठीक है, ठीक है, तो उसको भी कटाओगे तो क्या आ जाएगा 5/8, क्या था हमारे पास वैल्यू 75 बटा में 120 इक्वल टू 85 बटा में 36, ठीक है ना, 136। तो ये 5/8 आएगा और इसका भी 5/8 हो गया। अगर इन दोनों का वैल्यू कटाने के बाद सेम आ गया तो समझना कि ये वाला वैल्यू जो है सेटिस्फाई करता है। अगर इन दोनों को कटाने के बाद अलग अलग वैल्यू दे देता तो हम इस बार 20 को ना जोड़ के अगली वाली वैल्यू को जोड़ते हैं, 55 प्लस 10 कर लेते हैं और 100 प्लस 10 कर लेते हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू देखते हैं कितना है, फिर 65 प्लस में 10 कर लेते हैं, 116 में प्लस 10 करके इसका वैल्यू जो होता है दोनों को बराबर में रख के कटा के देखते हैं कि दोनों का जो है बटा वाला वैल्यू या फिर रेशियो वाला वैल्यू सेम आएगा कि नहीं। अगर सेम आ गया तो वही ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे 20 पे ही हमारा 5/8 दोनों पे मिलता है। आप खुद से भी ट्राई करके देखो, ठीक है। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अगर नहीं भी समझ में आया तो ऐसा क्वेश्चन मैं जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें भी ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा एग्जाम में पूछता है, तो वैसा क्वेश्चन मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको क्लियर कर दूंगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया 55 वो जरूर कमेंट करके बोलना कि नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं इससे भी शॉर्ट तरीका सोचूंगा कि इस तरीके से और शॉर्ट में बनाऊँ इसको, ठीक है। अब बोल रहा है एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है, ठीक है ना, 10 मैच खेलता है ना, तो ये टोटल 10 मैच की बात नहीं कर जा रही है, 9 मैच प्लस में ये एक मैच, मतलब ये क्या है 10वां मैच है, लास्ट मैच। सिर्फ इस वाले में ना 111 रन बनाता है और इस 9 मैच का हमें पता नहीं है, 10वें है ना, 10वें वही बोल रहा है। और इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत 5 रन बढ़ जाती है। तो 10वें मैच के बाद उसकी औसत क्या होगी, देखो गाइस, इस 9 मैच में उसने कितने रन बनाया तो हमें पता नहीं है। तो मान लो हम लोग उसका पूछ रहा है कि 10वें मैच के बाद औसत क्या होगी, नहीं पता है। तो एक चीज़ ध्यान दो, 9 मैच तक मान लो कि उसने एक्स जो है एवरेज रन बनाया, एवरेज कितना बनाया 9 मैच में उसने एक्स रन बनाया, ठीक है, टोटल रन नहीं, एवरेज रन मैं पूछ रहा हूँ, 9 मैच में एक्स बनाया, तो टोटल कितना बनाया होगा इस, ये बताओ। टोटल उसने कितना रन बनाया होगा, 9x बनाया होगा, ठीक है, 9x बनाया होगा। 9 मैचों में उसने कितना रन बनाया था x, तो 9x हो गया टोटल 9 में, ठीक है ना। और इसमें 10वें मैच में उसने 111 रन बनाया, टोटल कितने मैच खेले 10, ठीक है। और 9 मैच तक उसका कितना था, एवरेज x था, क्योंकि हमने x से मल्टीप्लाई किया। बट जैसा ही 10वां मैच खेल लेता है तो उससे 5 जो बोल रहा है 5 रन बढ़ जाती है एवरेज में, तो x + 5 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू निकालो और x में क्या करेगा, 10वें मैच के बाद औसत रन बोल रहा है ना, तो 10 में से 10वें मैच के बाद क्या होता है x + 5, तो x में 5 जोड़ देना, उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 9x प्लस में 111 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x + 50, 10x + 50 यही होगा ना। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये 10x के क्या हो जाएगा, 9x इधर आएगा तो 10x में घटाओ तो x, और ये 50 111 के पास जाएगा तो 61, मतलब x = क्या हो गया 61, x = 61। तो ये क्या था, 9 मैच तक उसका एवरेज रन जो था 61 था, और 10वां मैच में जैसे ही 111 रन जोड़ते हैं हम लोग तो 5 एवरेज रन बढ़ जाता है, तो क्या हो गया 66। राइट आंसर है ए। अब ये सब चीज़ें किसको नहीं समझ में आएगी, जिसका एवरेज चैप्टर का बेस ही खराब है, ठीक है ना। अब हमारे पास 57 नंबर, एक विक्रेता 25 रुपये में 6 केले खरीदता है और 20 रुपये में 3 केले बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट बताओ कितना % है। अब ऐसे क्वेश्चन में डर जाते हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। क्यों, देखो ये खरीदता है मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस है CP कितनी है 25 रुपये में 6 केले, तो 25 रुपये में 6 केले, तो एक केले का वैल्यू निकल जाएगा ऐसे, एक केले का वैल्यू 25/6। SP कितना हो जाएगा भैया 20 रुपये में 3 केले, ठीक है,
बनानास। तो उसकी प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी बटा में सी पी इंटू 100, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 23 यहाँ पे देखो, आपको तो पता चल गया कि एस पी माइनस सी पी होता है बाई सी पी इंटू 100, प्रॉफिट का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास एस पी क्या था, सेलिंग प्राइस उसने बेचा था 20/3 में, खरीदा था उसने 25/6 में, और टोटल खरीदा था, सी पी नीचे होता है ना 25/6 इंटू 100। तो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो ना कि बटा पे का जोड़ घटाओ मैं सिखाऊं। देखो इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 40 माइनस 25 करो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 25/6, और इंटू तो 100 है ही ऑलरेडी आपका, तो ये 6 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्या आंसर हो जाएगा, मैं ये आपको बता दूँ, क्योंकि उतना कैलकुलेशन अगर मैं कराऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो 15 बटा में क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 100। तो ये 25 6 100, तो 15 इंटू 4 क्या होगा 60। तो उसको टोटल 60% का वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब कैलकुलेशन था तो उतना तो आप करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम इतनी नज़दीक है और इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन मुझसे कराओगे तो जाहिर सी बात है कि आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा, आपको करना चाहिए। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 58। दो मजदूर ए और बी की बारे में बात की जा रही है। दो मजदूर ए और बी प्रतिदिन कुल जो है 650 रुपये का भुगतान होता है, ठीक है। देखो ए और बी दो मजदूर हैं, ये काम करते हैं तो इनको दोनों को मिला के 650 रुपये मिलता है। ए को होने वाला भुगतान जो है, मतलब ए को जो पैसा मिलता है वो बी को होने वाले भुगतान का 160% है, तो बी को कितना मिलता है। तो कैसे पता चलेगा, तो ए का जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, बी का वो 160% मिल रहा है। हाँ रुको रुको रुको, मैं 100 लिख रहा था। ए इक्वल टू क्या है भाई, बी का 160% है, ठीक है ना। तो ऐसे ए और बी का रेशियो मिल जाएगा, और ए और बी का रेशियो जो मिलेगा उसमें से हम बी का 650 में से निकाल लेंगे। देखो ये क्या हो गया, 0 0 कट गया, 2 बार में कटा हो तो ये 8 हो गया और ये 5 हो गया, मतलब ए बाई बी इक्वल टू क्या हो गया 8/5। ये बी जब इधर आ गया तो नीचे आ जाएगा ना, और 8/5 मतलब ए रेशियो बी क्या हो गया 8 रेशियो ए रेशियो बी इक्वल टू 8/5, यही हुआ ना। तो इसमें से बी का क्या हो गया, तो बी का 5 है ना, तो 5 बटा में 8 + 5 कितना होता है 13 इंटू 650। तो ये 13 × 5 = 65, तो एक 0 था, तो 50 इंटू 5 क्या होता है 250। तो बी को मिला हमारा 250, ठीक है ना। तो सिंपली आपका आंसर क्या हो गया ए। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ ये बोल रहा है, एक व्यक्ति इंसान है 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करता है, ठीक है। उसने यात्रा आंशिक रूप से 6 किलोमीटर पर आवर की पैदल चलकर और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटे पर साइकिल चलाकर पूरी की। तो तय की गई पैदल दूरी बताओ। देखो गाइस, ये जो है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसमें से उसने मान लो 2 पार्ट में डिस्टेंस को बांटा है। इतना जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ठीक है ना। ये क्या चला, वो पैदल चल के जा रहा है, और इतना डिस्टेंस उसने 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर ये साइकिल से पूरा की, ठीक है ना, बाईसाइकिल से पूरा की वो चीज़। तो दोनों को क्या करेगा, वो 7 ही घंटे में, और डिस्टेंस तो वही है 60 किलोमीटर में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि बताओ तय की गई दूरी, पैदल दूरी कितनी थी। तो मान लो देखो, उसने पैदल अगर x दूरी किया तो साइकिल से कितना करेगा 60 - x, क्यों भाई टोटल 60 है, ठीक है ना। तो 60, और देखो अगर हम x + 60 - x = क्या वैल्यू मिलेगा, माइनस 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 प्लस कट गया तो 60। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 60 है। तो मैं यहाँ पे बेसिक समझा रहा हूँ, समझना, बना नहीं रहा हूँ अभी मैथ को। ये चीज़ समझ में आ गया कि देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 60। अगर उसने 60 में से साइकिल से मान लो x डिस्टेंस गया, x किलोमीटर गया, तो पैदल अगर x किलोमीटर गया तो साइकिल से कितना जाएगा 60 - x, ठीक है। और टोटल दोनों जोड़ने के बाद कितना किलोमीटर जाएगा, वो 60 किलोमीटर जाएगा ना। और कितने घंटे में तय किया, 7 घंटे में। बट स्पीड अलग अलग है। तो ये बताओ क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, S = d/t होता है। तो यही से टाइम हमारे पास गिवन है, बट स्पीड अलग है, डिस्टेंस हमें पास क्लियर नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, t = d/s। ये होता है ना असली फार्मूला जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बस ये t इधर जाएगा तो s नीचे आ जाएगा। तो वही समझो यहाँ पे स्पीड कितना था, स्पीड कितना था और डिस्टेंस कितना था। तो d/s होता है ना। तो उसने साइकिल से कितना तय किया, पैदल कितना तय किया, हमें x निकालना है। क्यों हमने x रखा पैदल के लिए, क्योंकि पैदल पूछ रहा है कि पैदल बताओ। तो पैदल मान लो x गया कितने की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और कितना क्या है भाई, 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था ना। तो अगला डिस्टेंस कितना था 60 - x,
ये साइकिल से गया तो कितना स्पीड से गया, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम कितना लिया दोनों जोड़ने के बाद, 7 घंटे में उसने तय किया। अब जाके इसको जब आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। बस यही सा बेसिक था, समझाने के लिए मैं उतना तामझाम कर रहा था, ठीक है ना। तो अब देखो इसका एलसीएम हम लोग 12 2x, ठीक है, प्लस क्या होगा 60 माइनस x इक्वल टू 7। ये क्या होगा, x में से 2x घटाओ तो x बचेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 60 इक्वल टू ये 12 जाएगा इस साइड तो 7, 12 इंटू 7 क्या होता है, 12 इंटू 7 84 होता है, ठीक है। तो क्या हमें मिला, x प्लस 60 इक्वल टू 84, x प्लस 60 इक्वल टू 84, ठीक है ना। x में से जब हम 84 में से 60 जब माइनस करेंगे तो 24 होता है। तो उसने साइकिल से x डिस्टेंस किया था और x का पैदल उसने x दूरी तय की थी और x का वैल्यू 24 आया है, तो उसने पैदल टोटल 24 किलोमीटर की यात्रा तय किया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। और देखो 60 नंबर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये CI का है, मतलब SI का है, सॉरी CI का है, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपसे पूछता नहीं है और सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग बोलोगे कि इसको आपने कराया नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे और लगातार उसके बाद वही था, CI SI था, तो हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्यों, अगर मैं इसको कराने बैठ जाऊँ तो बोलोगे भाई सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्यों करा रहे हो। तो ये देखो, एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 3 गुना का योगफल जो है 73/20 है। तो वह भिन्न क्या था, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए या तो x बटा में y करेंगे और प्लस क्या करेंगे y बटा में x इंटू 3 करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेकिन हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे, उतना लॉन्ग नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपने आयोग की पढ़ लिया होगा, देखो मैं समझा भी दूँ पहले। एक भिन्न का मतलब क्या होता है, देखो a बटा में b, ठीक है ना, ये क्या भिन्न है, बटा में होना। अगर मैं 3 लिख दूँ तो ये बताओ ये क्या है, भिन्न है कि नहीं, बोलोगे नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ है, क्योंकि इसके बटा में 1 ऑलरेडी छुपा हुआ होता है। तो वैसे ही कोई भिन्न है, उस भिन्न का व्युत्क्रम मतलब भिन्न को हम 3 को उल्टा करेंगे तो क्या लिखोगे, 1/3 करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसके बटा में 1 होता है, तो उल्टा करोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा। उसका जो व्युत्क्रम का 3 गुना है तो इसका जो उल्टा क्या हो गया, 1/3, तो इसका जो 3 गुना है, हम 3 को हमने यहाँ पे माना नहीं है, बट समझो यहाँ पे इसका 3 गुना को जब हम जोड़ते हैं, इसका खुद का एक भिन्न और इसका 3 गुना को इसका उल्टे के 3 गुना को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 73/20 आना चाहिए। तो वह भिन्न पूछ रहा है कौन है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि दिमाग ज़्यादा लगाएंगे, XY का यूज़ ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ना 4/5 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, भिन्न है 4/5, ठीक है। तो 4/5 प्लस में इसका उल्टा का 3 गुना, तो उल्टा क्या है 5/4 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखो 73/20 आता है कि नहीं है, देखो तो 4/5 करो, 15/4 करो और इसको जाके सॉल्व करो। इसका अगर वैल्यू 73/20 आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं है, तो बट ये राइट आंसर नहीं है। मैंने आपको तरीका बताया इसको सॉल्व करने का। जब आप आंसर खोजने लगोगे तो कौन सा राइट आंसर मिलेगा इसका, तो राइट आंसर इसका D मिलेगा, ठीक है ना। मैंने सॉल्व कर लिया, क्यों भाई, 5/4 प्लस में इसका उल्टा क्या है 4/5 इंटू 3, तो 5/4 और ये क्या हो गया 12/5, यही हुआ ना, 12 में इसका जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/5। इसका जब आप एलसीएम लेते हो तो क्या हो गया 20 और ये क्या हो जाएगा 25, 4×5 20 और 5 इंटू 5 25 प्लस में 12 के 48, तो 48 जब इसको जोड़ते हो तो क्या आता है 73/20। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास 5/4, तो 5/4 किस में है, ऑप्शन नंबर D में है। तो यही जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और यहाँ पे जितनी आप मैथ और रीजनिंग बना रहे हो मतलब यूट्यूब से, तो समझना है कि उससे कम क्वेश्चन आप एग्जाम में बना पाओगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिट होती है। तो ऐसा क्वेश्चन कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करो या फिर ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट करो, तो बुक से करो। यूट्यूब से तो बस हम लोग सॉल्यूशन का हेल्प लेते हैं, बट प्रैक्टिस सेट बुक या फिर ऑनलाइन की मदद से लो और टाइम लगा कर, टाइम सेट करके जैसे स्टॉप वॉच लगा के करो, ताकि आपको टाइम के अंदर उतने क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका या फिर आइडिया मिल जाए। ओके, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए। सो गाइस, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट करके जरूर बताना, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।